नमस्कार। नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप देख रहे हैं भारत गूंज, आवाज सच्चाई की गूंज पूरे देश की। नए साल के पहले दिन हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार की बड़ी खबरें, देश की अहम घटनाएं और दुनिया की वो खबरें जो भारत को सीधे प्रभावित करती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है तेज, सटीक और भरोसेमंद खबर, बिना शोर, सिर्फ सच। और आप देख रहे हैं भारत गूंज। 9 वर्ष पर प्रदेश में नौकरियों की बहार आने वाली है। बिहार में सभी 13 विश्वविद्यालयों और 268 अंगीभूत महाविद्यालयों में तृतीय श्रेणी के लगभग 8000 पदों के विरुद्ध नियुक्ति की तैयारी हो रही है। इस संदर्भ में नवगठित उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय में रिक्तियों को खंगाला जा रहा है। रोस्टर क्लियरेंस के बाद बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग और बिहार राज्य तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से खाली पदों पर नियुक्ति होगी। विभाग ने प्रत्येक विश्वविद्यालय से रिक्तियों से संबंधित अद्यतन जानकारी सप्ताह भर के अंदर मांगी है। इसके अतिरिक्त TR4 के तहत 30,000 सरकारी शिक्षकों और 5,500 लाइब्रेरियन की नियुक्ति भी होगी, जिसकी प्रक्रिया 14 जनवरी से शुरू होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु रोस्टर क्लियरेंस करने का आदेश कुल सचिवों को दिया है, जबकि सामान्य श्रेणी के कर्मियों की रिक्तियां आने के बाद रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। इसकी वजह है कि पूर्व में तमाम विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग की बिना अनुमति के पद सृजित कर विश्वविद्यालय स्तर पर मनमानी तरीके से नियुक्तियां की गई और कर्मियों की सेवा निवृत्ति के उपरांत संबंधित पदों पर रिक्ति बता दिया गया। विभिन्न विश्वविद्यालयों में तकरीबन 8000 पद खाली हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख पहल परीक्षा पे चर्चा ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। परीक्षा पे चर्चा में शामिल होने के लिए 3 करोड़ से अधिक ने पंजीकरण कराया है। इसमें सबसे बड़ी संख्या में छात्र शामिल हैं। छात्रों के अलावा शिक्षकों और अभिभावकों ने भी बड़ी तादाद में अपना पंजीकरण कराया है। परीक्षा पे चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से परीक्षा संबंधित तनाव, तैयारी, सीख एवं मानसिक दृष्टिकोण पर संवाद करते हैं। प्रधानमंत्री यह संवाद छात्रों को परीक्षा के भय से मुक्त करने और परीक्षा को सकारात्मक रूप से देखने के लिए आयोजित किया जाता है। PF खाताधारकों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार अहम बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत देश भर के EPFO कार्यालय को सिंगल विंडो सर्विस सेंटर के रूप में तैयार किया जाएगा। PF खाते से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान देश के किसी भी EFO ऑफिस में जाकर कराया जा सकता है। वर्तमान में किसी कर्मचारी को अपनी शिकायत या क्लेम के लिए उसी क्षेत्रीय EFO दफ्तर का जाना पड़ता है। मंत्रालय के अनुसार देश के सभी EFO दफ्तरों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तरह सिंगल विंडो सिस्टम पर काम करने वाला बनाया जाएगा, ताकि कर्मचारियों को अपनी PF से जुड़ी हर सेवा एक ही जगह पर मिल सके। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुधवार को अपने नए साल के संबोधन में कहा कि चीन के साथ ताइवान के पुनः एकीकरण को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने देश की बढ़ती रक्षा क्षमताओं का उल्लेख करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़े बांध के निर्माण का भी जिक्र किया है। राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रसारित 9 वर्ष संदेश में जिनपिंग ने कहा कि ताइवान जल डमरू मध्य के दोनों ओर रहने वाले चीनी लोगों के बीच खून व पारिवारिक संबंध है। उन्होंने कहा कि हमारी मातृभूमि का पुनः एकीकरण समय की मांग है, इसे रोका नहीं जा सकता। यह बयान ऐसे समय आया जब चीन ने पिछले 3 दिन में स्वशासित ताइवान द्वीप के आसपास अपनी सैन्य गतिविधियों को तेज कर दिया। साल 2022 के बाद यह छठी बार है जब चीन ने आधुनिक लड़ाकू विमानों, विमान वाहक पोतों, मिसाइलों और ड्रोन के साथ ताइवान पर कब्जे के अभ्यास किए हैं। चीन ताइवान को अपने मुख्य भूभाग का हिस्सा मानता है। ब्रह्मपुत्र डैम निर्माण का जिक्र करते हुए चीनी राष्ट्रपति यारलुंग त्यांगपो ब्रह्मपुत्र नदी जिसे कहते हैं के निचले हिस्से में जल विद्युत परियोजना का निर्माण शुरू हो गया है। चीन पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील तिब्बत क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी पर 170 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत वाले बांध के निर्माण की शुरुआत कर दी है। इस परियोजना को लेकर भारत और बांग्लादेश के निचले प्रवाह वाले राज्यों में बाढ़ की आशंका को लेकर चिंताएं जताई गई है। बिहार राज्य सरकार युवाओं को नए साल का तोहफा देते हुए 32,697 पदों पर सिपाही भर्ती करने जा रही है। पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी PSC सशस्त्र पुलिस पुरुष, PSC महिला बटालियन के लिए आरक्षी घुड़सवार पुरुष, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल व बंदी रक्षक भर्ती के लिए बुधवार को सूचना जारी की। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी अंतिम तिथि 30 जनवरी है। आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी है और शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि 2 फरवरी है। आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR कराना अनिवार्य होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 2 से 3 माह में लिखित परीक्षा कराए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह भर्तियां शुरू हो गई है। बिहार के विश्वविद्यालयों में नियुक्त सहायक प्राध्यापकों के अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच में नई गड़बड़ी सामने आई है। एक सहायक प्राध्यापक को 9 महीने की नौकरी में 5 वर्ष के अनुभव के अंक मिले हैं। भूगोल विषय में नियुक्त एक सहायक प्राध्यापक की PhD फरवरी 2019 में पूरी हुई और उसने वर्ष 2020 में सहायक प्राध्यापक के लिए आवेदन किया। साक्षात्कार में उसे 10 में 9.7 अंक मिल गए। नियम के अनुसार सहायक प्राध्यापक को 2 से 3 अंक मिलने चाहिए। सहायक प्राध्यापकों के अनुभव प्रमाण पत्रों की जाँच में लगातार कई गड़बड़ियां सामने आ रही है। रजिस्ट्रार प्रोफेसर समीर कुमार शर्मा का कहना है कि जाँच में दोषी पाए जाने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। BRABU में वर्ष 2020 से अब तक नियुक्त हुए सहायक प्राध्यापकों के अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक कमेटी का गठन किया है।
किलकारी बाल भवन के बाल साहित्यकार अनुराग कुमार का लेख अमेरिका की पत्रिका काजू दी जॉय इश्यू में छपी है। अनुराग कुमार ने दहेज प्रथा पर लेख लिखा था। 1 महीने पहले वह लेख अंग्रेजी में छपा है। राज आर्यन की कविता बचपन को कन्नाडा की पत्रिका में छपी है। राज आर्यन ने बाल श्रम को इंगित कर कविता लिखी थी। इसके लिए राज आर्यन को सूचना एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था। किलकारी के कई बच्चों के लेख और कविता अभी छपनी है। किलकारी बाल भवन के बच्चों की उपलब्धि देश के साथ विदेशों में भी हो रही है कि किलकारी बाल भवन के अब तक 150-100 से ज्यादा बच्चे हैं जिनका लेख राजभाषा पत्रिका में छप चुकी है। 30 बच्चों का लेख राजभाषा पत्रिका के हर अंक में रहता है। बाल साहित्यकारों की केवल लेख ही नहीं छप रहे हैं, विभिन्न पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। सम्राट समीर को 2024 में राज्य स्तरीय युवा उत्सव बिहार बाल श्री सम्मान काव्य सम्मान मिल चुका है। बिहार के पटना जू में जल्द ही छुक छुक ट्रेन शुरू की जाएगी, जिससे बच्चों को के साथ साथ पर्यटकों को भी जू भ्रमण का नया और रोमांचक अनुभव मिलेगा। यह जानकारी संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जू में बुधवार को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने दी। इस अवसर पर मंत्री ने विभाग की अब तक की प्रमुख उपलब्धियों के साथ साथ आने वाले समय की कार्य योजना को विस्तार से साझा किया। मंत्री ने बताया कि आगामी महीनों में इस ट्रेन को शुरू किया जाएगा। रामसर स्थलों पर चर्चा करते हुए मंत्री ने बताया कि इस वर्ष 3 नए रामसर साइट घोषित होने के बाद बिहार में अब कुल 6 रामसर साइट हो गए हैं। पटना से डोभी तक ग्रीन कॉरिडोर विकसित करने की योजना भी साझा की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे गुल्लर, पीपल, पाकड़ और फलदार पौधे लगाए जाएंगे, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ किसानों को भी आर्थिक लाभ मिलेगा। राज्य के 20 स्थलों पर इको टूरिज्म विकसित किया जाएगा। बिहार में साल 2026 शिक्षा के क्षेत्र में नियुक्तियों का वर्ष होगा। नए साल में शैक्षणिक प्रशासन के क्षेत्र में पहली बार प्रखंड स्तर पर सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी BEO की जगह लेंगे। बिहार के पटना मेट्रो में नौकरी दिलाने के नाम पर चल रहे बड़े फर्जीवाड़े का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में मास्टरमाइंड समेत 3 साथीरों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें सुपौल का अखिलेश कुमार चौधरी, नवादा का दिनेश कुमार साव और मधेपुरा का नवनीत कुमार शामिल है। गिरोह का सरगना अखिलेश कुमार चौधरी हैं। ASP सदर अभिनव कुमार ने बताया कि अभ्यर्थी की शिकायत के बाद जब पुलिस ने छापेमारी की तो 2 लोग इंटरव्यू लेते हुए पकड़े गए। पूछताछ में पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। नवनीत पहले कंप्यूटर सेंटर चलाता था और तकनीकी काम संभालता था। अखिलेश चौधरी को जेल भेज दिया गया और जल्द रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की जाएगी। पुलिस के अनुसार फिलहाल करीब 8 लाख रुपये की ठगी की पुष्टि हुई है, लेकिन जांच में यह आंकड़ा करोड़ों तक पहुंच सकता है। जक्कनपुर थाने में 28 और रामकृष्ण नगर थाने में 18 दिसंबर को पीड़ितों ने केस दर्ज कराया था। राष्ट्रीय ई पुस्तकालय से CBSE स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को जोड़ा जाएगा। ई पुस्तकालय में 23 भाषाओं में 5500 से अधिक गैर शैक्षणिक किताबों इस पर उपलब्ध कराई गई है। बच्चों की उम्र के अनुसार 4 चरणों में इस पुस्तकालय को व्यवस्थित किया गया है। CBSE ने सभी स्कूलों को इस पर रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया है। स्कूलों में कितने बच्चों को इससे जोड़ा गया, यह भी रिपोर्ट स्कूल के प्रधान को सौंपनी होगी। शिक्षा मंत्रालय के विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने विद्यार्थियों के आनंददायक पढ़ाई और आजीवन सीखने को बढ़ावा देने के लिए गैर शैक्षणिक पुस्तकों का एक निःशुल्क राष्ट्रीय डिजिटल पुरस्कार राष्ट्रीय ई पुस्तकालय का शुभारंभ किया है। अलग अलग उम्र के अनुसार इस पर किताबें बांटी गई। सामग्री को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के शैक्षणिक संरचना के अनुरूप 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें 3 से 8 वर्ष, 8 से 11 वर्ष और 11 से 14 वर्ष और 14 वर्ष के अनुसार पुस्तकों को रखा गया है। राष्ट्रीय ई पुस्तकालय में वर्तमान में 200 से अधिक प्रकाशकों की 5500 से अधिक गैर शैक्षणिक पुस्तकें 23 भाषाओं में उपलब्ध है। CBSE ने निर्देश दिया कि यह ऐप वेब, एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। बिहार के स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए आयोजित सक्षमता परीक्षा चतुर्थ में उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक मिलान थंब इंप्रेशन लेने का काम अब 3 जनवरी तक होगा। पहले 30 दिसंबर तक इसे पूरा करने के लिए बिहार बोर्ड ने पत्र जारी किया था। सूबे के सभी निजी स्कूली बसें और चालकों का सत्यापन होगा। बिहार में सूबे के सभी निजी स्कूली बसें और चालकों का सत्यापन होगा। इस बाबत निर्देश जारी किया गया है। बस के साथ ही चालक के फिटनेस की जांच भी होगी। बस कितनी पुरानी है, प्रदूषण सर्टिफिकेट है कि नहीं, चालक को किसी तरह की शारीरिक दिक्कत तो नहीं, इन तमाम बिंदुओं पर जांच की जानी है। इसके लिए परिवहन विभाग ने सभी जिला परिवहन कार्यालय को त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया है। 15 जनवरी तक सभी जिला परिवहन कार्यालय स्कूली बस और चालकों का सत्यापन का काम कर देना है। पटना जिला परिवहन कार्यालय के DTO उपेंद्र कुमार पाल ने बताया कि जिले के सभी निजी स्कूलों को इसकी सूचना 1-2 दिनों में भेजी जाएगी। सक्षमता परीक्षा चतुर्थ उत्तीर्ण 4932 शिक्षक अभ्यर्थियों का मिलान है, लेकिन कई जिलों में इन दोनों दिनों में बायोमेट्रिक्स का मिलान के लिए शिक्षक अनुपस्थित रहे। इसको देखते हुए अब तिथि बढ़ा दी गई है। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक विविध ने इस संबंध में सभी DO और DPO को पत्र लिखा है। इसके लिए DO ऑफिस में एजेंसी ने 2 ऑपरेटर उपलब्ध कराए हैं।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा NIFT 2026 के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। सबसे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 6 जनवरी थी, जिसे बढ़ाकर 13 कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को दिसंबर के वेतन और सेवानिवृत्ति शिक्षक कर्मियों को सेवांत लाभ के लिए 303 करोड़ की राशि जारी कर दी है। वेतन भुगतान के लिए 135 करोड़ 7,735 करोड़ रुपए जारी की है, जबकि विश्वविद्यालयों की सेवानिवृत्ति शिक्षक और कर्मियों के लिए 168 की राशि जारी की गई है। वेतन के लिए पटना विश्वविद्यालय को 10 करोड़ 58 लाख, मगध विश्वविद्यालय को 14 करोड़ 67 लाख और बिहार विश्वविद्यालय को 19 करोड़ 75 लाख, जयप्रकाश विश्वविद्यालय को 13 करोड़ 7,635 रुपए, वीर कुंवर विश्वविद्यालय को 4 करोड़ 452 रुपए, मौलाना मजहूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय को 0.69 करोड़, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को 20 करोड़ 85 लाख रुपए वेतन की राशि जारी की गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 5वीं सक्षमता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन बुधवार से शुरू हो गया है। मोबाइल पर अब फोन नंबर के साथ भी नाम डिस्प्ले होगा। जी हां, इसे बिहार में जनवरी के अंतिम सप्ताह तक लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद उपभोक्ता के मोबाइल नंबर पर फोन करने वालों का नंबर के साथ उनका नाम भी डिस्प्ले होगा, जिसके नाम से सिम होगा। BSNL के साथ तमाम कंपनियों पर इसे लागू किया गया है। दूरसंचार विभाग के मुताबिक अब लोगों को ट्रू कॉलर की जरूरत नहीं होगी। अब तक मोबाइल में उन्हीं का नाम डिस्प्ले होता था जिनका नाम मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव रहता था, लेकिन आगे से अब उनका नाम भी डिस्प्ले होगा जिनका नंबर मोबाइल में सेव नहीं होगा। इससे साइबर ठगों से बचा जा सकेगा और फोन करने वालों को पकड़ना आसान होगा। इसके अलावा ट्रू कॉलर के माध्यम से जो ठगी होती थी उसे भी पकड़ा जा सकेगा। अनजान नंबर को पहचानना होगा आसान। मोबाइल पर नाम डिस्प्ले का ट्रायल हरियाणा में किया गया था। पिछले साल किया गया यह ट्रायल सफल रहा। अब इसे हर राज्य में लागू करने का काम शुरू कर दिया गया है। बिहार में भी जनवरी के अंतिम सप्ताह तक लागू कर दिया जाएगा। इससे कॉल करने पर जिनके नाम से सिम होगा उनका नाम डिस्प्ले हो जाएगा। इससे अनजान नंबर को अब पहचानना आसान होगा। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की ओर से राष्ट्रीय समृद्धि प्रतियोगिता 27 से 29 जनवरी तक क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भुवनेश्वर उड़ीसा में होगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इसमें शामिल होने के लिए राज्य के 3 जिलों से कुल 6 शिक्षकों को चयनित किया है। ये शिक्षक कक्षा 1 से 12वीं तक के शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के बारे में बताएंगे। इसमें भागलपुर के इंटर स्कूल खरीक से डॉक्टर शैल प्रज्ञा और पवित्रा दास, मुंगेर के जनता हाई स्कूल से पंकज रंजन और अभिनव कुमार, पटना के JD बालिका हाई स्कूल से डॉक्टर रिंकी कुमारी और पायल वर्मा प्रतियोगिता में शामिल होंगे। सभी प्रतिभागी शिक्षकों की टीम को आवासन के लिए NCERT के नियमों के अनुसार राशि का भुगतान किया जाएगा। JEE एडवांस 2026 के शेड्यूल के अनुसार प्रोविजनल आंसर की 25 मई को जारी की जाएगी। इस पर आपत्ति 25 से 26 मई 2026 शाम 5 बजे तक दर्ज करवा सकते हैं, जबकि फाइनल आंसर की और JEE एडवांस 2026 का रिजल्ट 1 जून को जारी होगा। जोसा IIT, NCET और IIIT में एडमिशन के लिए काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 2 जून से शुरू करेगा। IIT में दाखिले के इच्छुक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 3200 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा। महिला उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और विकलांग व्यक्ति PWD श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को पंजीकरण के लिए 1600 रुपये का भुगतान करना होगा। बिहार राज्य में एक दिन में औसतन 19,000 बच्चों का आधार कार्ड बन पा रहा है। वहीं लाखों बच्चों का आधार कार्ड के कारण आवेदन नहीं हो सकता है। हर जिले में एक दिन में 1,000 आधार कार्ड भी बने तो एक दिन में राज्य में 38,000 बच्चों का आधार कार्ड बन जाएंगे। लेकिन ऑपरेटरों की कमी के कारण राज्य में आधार कार्ड बनवाने की रफ्तार शुरुआती दिनों की तुलना में धीमी हो गई है। 6-7 महीने पहले एक दिन में 34 से 35,000 आधार कार्ड बनते थे, लेकिन पिछले कुछ माह से इस संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार कई जिले ऐसे हैं जहां एक दिन में 500 बच्चों का आधार कार्ड भी नहीं बन रहा है। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में आधार कार्ड निर्माण में सबसे धीमी गति से काम पूर्वी चंपारण, सहरसा, गया, सिवान और जहानाबाद जिले का है। इन जिलों ने अब तक वहां नामांकित बच्चों की तुलना में सबसे कम आधार कार्ड बनाया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं और 12वीं बोर्ड 2026 के 3 मार्च से होने वाली परीक्षा तिथि में बदलाव किया है। 10वीं की यह परीक्षा अब 11 मार्च को होगी। वहीं 12वीं की 3 मार्च से होने वाली परीक्षा 10 अप्रैल से ली जाएगी। बोर्ड ने कहा कि प्रशासनिक कारणों से तिथि में बदलाव किया गया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि अन्य परीक्षाओं की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बदलाव की गई तिथि में प्रवेश पत्र भी अंकित किया जाएगा। 3 मार्च को 10वीं बोर्ड के विद्यार्थियों की तिब्बतन, जर्मनी, NCC, स्पेनिश, एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंट समेत 13 विषयों की परीक्षा निर्धारित थी, जो कि अब 11 मार्च को होगी। वहीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 मार्च को लीगल स्टडीज विषय की परीक्षा होनी थी, जो कि 10 अप्रैल को होगी। बोर्ड ने स्कूलों को इस सूचना को प्रसारित करने के लिए कहा है। बिहार राज्य के 14 जिलों में सत्र 2026 से 27 से
17 नए केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ाई शुरू होगी। इसकी तैयारी तेज कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए पटना और नालंदा सहित संबंधित जिलों के लिए अधिकारियों को चिन्हित जमीन केंद्रीय विद्यालय संगठन को हस्तांतरित करने के लिए पत्र भेजा है। राज्य सरकार की ओर से 14 जिलों में 17 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार ने 3 माह पहले मंजूरी दी थी। इन जिलों में जमीन के साथ ही तत्काल स्कूल संचालन के लिए अस्थायी भवन का भी प्रस्ताव दिया गया था। इसके बिहार में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़कर 72 हो जाएगी। 14 जिलों में से पटना, नालंदा और मधुबनी में 2-2 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है, जबकि मुंगेर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, गया, भागलपुर, कैमूर, मधेपुरा, शेखपुरा, दरभंगा और अरवल में एक नया केंद्रीय विद्यालय खुलना है। समिति की ओर से सक्षमता परीक्षा पंचम के लिए बुधवार से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए समिति की ओर से पोर्टल खोल दिया जाएगा। आवेदन 9 जनवरी तक लिए जाएंगे और शुल्क भी इसी अवधि में जमा किया जाएगा। सक्षमताबिहार.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 1100 रुपये निर्धारित किया गया है। बोर्ड ने कहा कि सक्षमता परीक्षा पंचम में वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो सक्षमता प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ में शामिल हुए हैं या अनुत्तीर्ण हुए हैं वो शामिल हो सकते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर अवार्ड मिला है। वहीं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रशासनिक कार्य के लिए उच्च शिक्षा निर्देशक प्रोफेसर एनके अग्रवाल को नेशनल हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। नई दिल्ली में मंगलवार को आयोजित 46वीं विश्व प्रबंधन कांग्रेस ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। यह सम्मान राज्य में शिक्षा सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण तथा नीति आधारित नवाचारों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के लिए है। अब हम 20 फटाफट खबरों की बात करेंगे। तो दिल्ली और एनसीआर में मौसम बहुत खराब, प्रदूषण स्तर खतरनाक स्तर पर दर्ज किया गया। बिहार में वर्ष के अंतिम दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग तेज। आरबीआई ने बैंकों को डिजिटल भुगतान और यूपीआई फ्रॉड पर कड़ी निगरानी की सलाह दी। उत्तर भारत में कोहरा और ठंडी लहर के कारण कई जिलों में स्कूलों को छुट्टी घोषित किया गया। जम्मू एवं कश्मीर में डलहस्ती डाउनलोड 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई। पाकिस्तान ने आपत्ति इस पर जताई। नेक्स्ट, महिला राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। न्यू दिल्ली में शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू डंडा ने गोल्ड मेडल जीता। भारत और श्रीलंका के बीच अंतिम T20 मैच खेला जा रहा है। भारत सीरीज में क्लीन स्वीप की ओर शम्स मुलानी ने लिस्ट ए क्रिकेट में पहला 5 विकेट हॉल लिया। भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में मेडल की दावेदारी बनाए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया प्रसिद्ध सिडनी हार्बर में न्यू ईयर के लिए भीड़ उमड़ रही है। पुतिन ने न्यू ईयर जश्न पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। आतिशबाजी रद्द, इंटरनेट और शराब पर पाबंदी लगाई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घोषणा की कि देश 2025 की आर्थिक वृद्धि लक्ष्य को हासिल कर रहा है। रूस ने अपने न्यूक्लियर कैपेबल और सैनिक मिसाइल सिस्टम बेलारूस में तैनात किए। पूर्व बांग्लादेश प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चीन ने ताइवान के आसपास बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किया है। सऊदी अरब ने यूएई से यमन से अपनी सेना हटाने के लिए कहा। खाड़ी में तनाव बढ़ा। सोमालिया में हजारों लोग इजराइल के सोमलीलैंड को मान्यता देने के खिलाफ सड़कों पर उतरे। नेक्स्ट, थाईलैंड ने 18 कंबोडियाई सैनिकों को उनके देश वापस भेजा। गिनी में संक्रमणकालीन राष्ट्रपति ममाली डुम्बाउआ ने चुनाव जीता। तो ये थी आज की बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें। उम्मीद है कि नए साल की शुरुआत में आपको मिली होगी सटीक और भरोसेमंद जानकारी। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती तैयारी 4 प्रक्रिया जनवरी से शुरू होगी। इसके लिए 15 जनवरी तक बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेज दी जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को सूचना भवन में सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रिक्त पदों का आरक्षण के हिसाब से रोस्टर क्लियरेंस कराया जा रहा है। टीआरई 4 में 25,000 से कम रिक्ति नहीं होगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि टीआरई 4 के तहत विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए 31 जिलों से रिक्ति मिल चुकी है। शिक्षक भर्ती के अलावा हाई स्कूल में 5500 पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति संभावित है। इसकी रिक्ति भेजने से पहले संबंधित विषय की STET माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाएगी। विशेष विद्यालय अध्यापक के 7279 पदों पर नियुक्ति के लिए रिक्ति भेजी जा चुकी है। उन्होंने कहा, आगामी सत्र से शिक्षा का अधिकार कानून RTE को सख्ती से लागू कराया जाएगा। बच्चों की डुप्लीकेसी रोकने के लिए प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की भी आधार सीडिंग कराई जाएगी। RTE कानून का पालन नहीं करने वाले स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई होगी। इसके तहत निजी स्कूलों को 25% कमजोर और
गरीब वर्ग के बच्चों का नामांकन लेना है। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र, सचिव दिनेश कुमार, उच्च शिक्षा निर्देशक डॉक्टर NK अग्रवाल, निर्देशक प्रशासन मनोरंजन कुमार, उप निर्देशक जनसंपर्क दिनेश कुमार मौजूद रहे। BPSC से 2,27,000। शिक्षा मंत्री ने बताया कि तीसरे चरण तक कुल 2,27,195 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। सक्षमता पास करने वाले 2,66,786 विशिष्ट शिक्षक बने हैं। राज्य में 28,748 प्रधान शिक्षक और 4,699 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति हुई है। 2005 में राज्य में शिक्षा का बजट 4341 करोड़ था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 72.652 करोड़ हो गया है। आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की है। निर्धारित समय सीमा के भीतर यदि पैन आधार लिंक नहीं कराया गया तो करदाताओं को कई गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ा असर आयकर रिटर्न के रिफंड पर पड़ेगा, क्योंकि बिना लिंक पैन के रिफंड की राशि रोकी जा सकती है। आयकर विभाग के अनुसार पैन आधार लिंकिंग का उद्देश्य कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना और फर्जी पैन कार्ड पर रोक लगाना है। समय सीमा बढ़ाने के बाद अब अंतिम अवसर दिया गया है। आयकर विभाग के वेबसाइट से खुद करा सकते हैं आधार पैन लिंक। चार्टर्ड अकाउंटेंट राज रंजन ने बताया कि पैन आधार लिंक कराने की प्रक्रिया बेहद सरल है। करदाता आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या SMS के माध्यम से यह कार्य स्वयं कर सकते हैं। इसके लिए आधार और पैन में नाम और जन्मतिथि का मिलान होना आवश्यक है। यदि किसी प्रकार की त्रुटि है तो पहले उसे सही कराना जरूरी होगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS में शामिल सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेजुएटी नियमों को लेकर बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। नए दिशा निर्देश में मुख्य रूप से उन कर्मचारियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो एक सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद दोबारा सरकारी नौकरी में शामिल होते हैं। पेंशन और पेंशन भोगियों कल्याण विभाग के हाल ही में इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि किन हालातों में कर्मचारियों को दोबारा नौकरी के लिए अलग से ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी। यह कदम कर्मचारियों के बीच चल रहे उन भ्रम को दूर करने के लिए उठाया है जो केंद्रीय सिविल सेवा NPS के तहत ग्रेजुएटी भुगतान संशोधन नियम 2025 को लेकर बने हुए थे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी कर्मचारी को नियम विरुद्ध ग्रेजुएटी का दोहरा लाभ न मिले, साथ ही सैन्य कर्मियों के हितों की रक्षा हो सके। विभाग ने NPS में शामिल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी सेवा को ग्रेजुएटी में जोड़ने के तरीके भी बताए हैं। अगर कोई अलग अलग ग्रेजुएटी लेता है जैसे राज्य और केंद्र से, तो कुल राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि अगर पूरी सेवा एक जगह होती है तो कितनी राशि मिलती है। बिहार राज्य में अंतर जिला स्थानांतरित शिक्षकों के प्रखंड आवंटन कार्य अविलंब पूरा करने की मांग स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक संघ अध्यक्ष ने शिक्षा विभाग से की है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह ने कहा है कि 15 दिसंबर तक प्रखंड आवंटित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन अभी तक इन शिक्षकों का प्रखंड आवंटन का कार्य पूरा नहीं हुआ है। इससे ऐसे शिक्षकों के संशय की स्थिति है। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, तनाव, असफलता का डर और उससे होने वाले नुकसानों से निपटने के लिए एक नई पहल हो रही है। अब स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता का नियम अनिवार्य होगा। इसके लिए एक पोर्टल बनेगा। बिहार समेत देश भर के स्कूलों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता को लेकर यूनिफॉर्म नीति बनेगी। शिक्षा मंत्रालय की ओर से इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। बच्चे और शिक्षक परामर्श ले सकेंगे, यानी कि शिक्षा मंत्रालय की ओर से इसके लिए मानसिक स्वास्थ्य पोर्टल बनेगा। इसके लिए बैठक हो चुकी है। पोर्टल पर देश भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों का डेटा बेस जारी होगा। स्कूली बच्चे और शिक्षक इसकी मदद से त्वरित परामर्श हासिल कर सकेंगे। यह पोर्टल अध्यापकों और बच्चों को देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञों तक डिजिटली पहुंचने में एक पुल की तरह काम करेगा। शिक्षा के अधिकार RTE अधिनियम के तर्ज पर ही इस नियम को सभी संस्थानों के लिए बाध्यकारी बनाया जाएगा। इसके तहत सभी स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य समिति का गठन करना अनिवार्य होगा, जिसमें प्रधानाचार्य, शिक्षक, अभिभावक और काउंसलर शामिल होंगे। राज्य में सरकारी स्कूलों के बच्चों के आंकड़ों में 31 दिसंबर तक सुधार नहीं हुआ तो संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। यह चेतावनी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को दी है। चेतावनी में कहा गया है कि 31 दिसंबर तक U22 2025-26 के स्कूली बच्चों और शिक्षकों सहित सभी आंकड़े पूरा नहीं किया तो कड़ी कार्रवाई होगी। बिहार लोगों को ठगी का शिकार करने के लिए साइबर अपराधी तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। साइबर पुलिस को आशंका है कि इस बार 1 जनवरी को लोगों के मोबाइल पर तरह तरह के डिजाइन वाले हैप्पी न्यू ईयर का संदेश भेजकर साइबर अपराधी लोगों से ठगी कर सकते हैं, क्योंकि पिछले साल कुछ लोगों को ऐसा ही निशाना। इसलिए साइबर पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को इससे बचने के लिए जागरूक कर रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि आपके मोबाइल पर किसी प्रकार की लिंक आता है तो आप कभी भी उसे क्लिक या डाउनलोड नहीं करें। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें कि ऑनलाइन उन लोगों से बातचीत करने से बचे जिन्हें नहीं जानते हैं। अपने परिचित से ही ऑनलाइन संवाद करें। साइबर अपराधी दोस्ती का झांसा देकर बच्चों और युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले सकते हैं। नए साल पर सरकार की योजनाओं को लेकर भी कई फर्जी कॉल आ सकते हैं, जिसमें कहा जा सकता है कि 2026 में सरकार नई योजनाओं में आपको क्या लाभ देने जा रही है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के झांसे में कदापि नहीं आए। पटना साइबर थाने की ओर से सोमवार से एक सप्ताह तक सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को इसके प्रति जागरूक करेगी। मोबाइल के सिम को लॉक रखें। साइबर
थाना प्रभारी नीतीश चंद्र धारिया का कहना है कि यदि आप मोबाइल के सिम को लॉक रखते हैं तो साइबर अपराधियों से बच सकते हैं। यदि आपका मोबाइल भूल जाता है तो साइबर अपराधी उसे चाह कर भी आपराधिक खेल नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर छिड़ी बहस रविवार को ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के वार्षिक अधिवेशन का भी हिस्सा बनी। जम्मू कश्मीर से आए मौलाना आगा सैयद अब्बास रिजवी ने कहा कि वंदे मातरम का मतलब माँ तुझे सलाम है, मैं तो माँ को हमेशा सलाम करता हूँ, ताकि वंदे मातरम कहने के लिए हमको डराया जाता है। बोर्ड के संस्थापक सदस्य अम्मार रिजवी ने मौलाना आगा सैयद की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि वंदे मातरम हमारी मातृभूमि पर आधारित है। कुछ लोगों के पास मुद्दे नहीं हैं तो वह इसका सहारा ले रहे हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहने की जरूरत है। पिछले दिनों बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक मुस्लिम युवती का हिजाब छूने पर अधिवेशन में बड़ी नाराजगी जताई गई। बोर्ड ने कहा कि संविधान ने हमें मजहबी आज़ादी दी है। हिजाब, पर्दा या घूंघट यह किसी एक मजहब या फिरके से संबंधित नहीं रखते, बल्कि यह औरत की इज्जत की निशानी होते हैं। हिजाब का विरोधी करने वाले लोगों की निंदा करते हुए बोर्ड ने इसको भारत के संविधान के खिलाफ बताया। बोर्ड ने पिछले दिनों दिल्ली में हुए धमाकों और बड़े पैमाने पर विस्फोटक बरामदगी की निंदा करते हुए कहा कि शिया समुदाय दहशतगर्दी करने वालों, उनकी सरपरस्ती और उनको किसी भी तरह की मदद करने वालों को इंसानियत का दुश्मन मानता है। चीन के वैज्ञानिकों ने ऐसी मैगलेव ट्रेन का सफल परीक्षण किया जो सिर्फ 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच गई। TOI की रिपोर्ट के अनुसार चीन के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने इस सुपरफास्ट ट्रेन का टेस्ट किया। करीब 1 टन वजन वाली इस ट्रेन को 400 मीटर लंबे खास ट्रैक पर चलाया गया। टेस्ट के दौरान ट्रेन ने कुछ ही पलों में रिकॉर्ड स्पीड पकड़ ली और फिर उसे सुरक्षित तरीके से रोक भी दिया गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया और चीनी मीडिया में सामने आया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह अब तक की सबसे सुपर कंडक्टिव इलेक्ट्रिक मैगलेव ट्रेन है। इसे चीन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सेलरेशन टेक्नोलॉजी में लंबी छलांग के रूप में भी देखा जा रहा है। 30 साल पहले इसी यूनिवर्सिटी ने चीन की पहली मानव युक्त सिंगल बोगी मैगलेव ट्रेन विकसित की थी। इससे चीन मैगलेव ट्रेन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया था। CCTV की रिपोर्ट में बताया गया है कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के रिसर्च ने इस प्रोडक्ट में 10 साल का समय लगाया है। जनवरी में इसी टीम ने उसे टेस्ट लाइन पर 645 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड हासिल की थी। 2025 साल तो खत्म हो रहा है, लोग भी नई सोच के साथ नए साल का आगाज करने वाले हैं। साइबर क्रिमिनल भी अपनी क्रिमिनल सोच में नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। इसी में अब ऐसे क्रिमिनल आपकी FD को हड़पने में की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में आपको बस थोड़ी सावधानी और समझदारी से काम लेना है, नहीं तो आपकी FD कुछ ही मिनट में साइबर क्रिमिनल तोड़ देंगे। साइबर एक्सपर्ट बताते हैं कि क्रिमिनल आपके पास बैंक अधिकारी बनकर फोन करते हैं, आपको FD पर स्पेशल रेट्स या कहें कि पोंजी स्कीम का झांसा देते हैं। यही नहीं, क्रिमिनल नकली बैंक ईमेल, SMS, वेबसाइट, RBI अधिकारी व सोशल मीडिया के माध्यम से आपको एक फर्जी स्क्रीन दिखाते हैं या फिर आपको आपके आत्मविश्वास से आपको संपर्क करते हैं। वे अक्सर आपको आपके बैंक खाते या FD के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी देकर आपका विश्वास जीत लेते हैं। यह जानकारी क्रिमिनल ने फिशिंग या फिर अन्य तरीके से जुटा लेते हैं। 2025 साल जिसके बाद FD पर ऊंचा ब्याज मिलने की बात कही जाती है। यही नहीं, वे यह भी दावा करते हैं कि आपका खाता ब्लॉक कर दिया गया है, आपकी FD परिपक्व हो गई है लेकिन उसमें कोई समस्या है या KYC अपडेट नहीं होने के कारण खाता बंद हो जाएगा। खराब खान पान और बिगड़ती जीवन शैली के कारण हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप जिसे कहते हैं की बीमारी बढ़ रही है। युवा भी इसकी चपेट में तेजी से आ रहे हैं। एक अध्ययन में सामने आया कि हाइपरटेंशन से पीड़ित एक दूसरे मरीज के परिवार में कम से कम एक अन्य सदस्य भी इस बीमारी से पीड़ित हैं। अमेरिका के अटलांटा यूनिवर्सिटी, दिल्ली के क्रोनिक रोग नियंत्रण केंद्र और एम्स दिल्ली के डॉक्टरों ने मिलकर यह अध्ययन किया है। इसके तहत ऐसे परिवारों के बारे में जानने की कोशिश की गई जिनके यहाँ कम से कम 2 या इससे अधिक लोग इससे पीड़ित थे। परिवार में खून का रिश्ता होने के कारण वंशानुगत वजहों से हाइपरटेंशन होने का जोखिम होता है। जो लोग अपने ब्लड प्रेशर की स्थिति जाने बगैर ऐसे परिवार में रहते थे जहां कम से कम एक सदस्य को हाइपरटेंशन है, तो उन्हें उन लोगों की तुलना में हाइपरटेंशन होने का जोखिम अधिक था जिनके परिवार में यह बीमारी नहीं थी। यदि कोई व्यक्ति ऐसे परिवार में रह रहा है जहां किसी एक को हाइपरटेंशन है तो उसे यह बीमारी होने का जोखिम 1.39 गुना अधिक पाया गया। आंखों की पुतलियों से इंसान के मन की बात का पता लगाया जा सकता है। हाल ही में इस संबंध में ऑस्ट्रेलिया में स्थित जेम्स कुक विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने एक अध्ययन किया। उनके अनुसार आंखों की पुतलियों का आकार बदलकर हम किसी के छिपे हुए आकर्षण और मन की स्थिति को समझ सकते हैं। आंखों की पुतली का फैलना या सिकुड़ना पूरी तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड के नियंत्रण में होता है। इसे हम चाहकर भी नियंत्रित नहीं कर सकते। जब हमारा मन किसी चीज़ की ओर आकर्षित होता है या हम उत्तेजित महसूस करते हैं तो हमारे शरीर का थेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे फाइट या फ्लाइट सिस्टम भी कहते हैं, सक्रिय हो जाता है। यह सिस्टम पुतलियों को फैला देती है। इसके विपरीत जब हम शांत होते हैं तो पैरासिम्पेटिक सिस्टम इन्हें छोटा कर देता है। बड़ी पुतलियां इस बात का संकेत है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों में गहरी दिलचस्पी ले रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार आंखों की पुतलियां आमतौर पर लड़ने, भागने, भोजन करने, नशीली दवाओं के असर और ध्यान केंद्रित करने
के दौरान फैलती है। अध्ययन में एक रोचक बात यह सामने आई कि इस मामले में पुरुषों और महिलाओं का मन अलग तरह से काम करता है। पुरुषों की पुतलियां आमतौर पर उनकी स्पष्ट पसंद के हिसाब से फैलती है, वहीं महिलाओं के मन की प्रतिक्रिया जटिल होती है। उनकी पुतलियां अलग अलग भावनात्मक स्थितियों और दृश्यों पर अधिक विस्तार से प्रतिक्रिया देती है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि पुतलियों का बड़ा होना हमेशा पसंद करने का ही संकेतक नहीं होता है, मन के अन्य भाव भी आंखों का वैसा ही असर डालते हैं। निवेशकों के लिए यह 2025 बेहद खास रहा, क्योंकि सोने और चांदी की कीमतों में आए जबरदस्त उछाल के कारण उन्हें उम्मीद से बढ़कर मुनाफा मिला। दोनों ही धातुएं अपने सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इनकी कीमतों में यह तेजी से अगले साल भी जारी रह सकती है और विशेष निवेशकों को तगड़ा रिटर्न मिल सकता है। साल 2025 में सबसे शानदार प्रदर्शन चांदी ने किया। घरेलू बाजार में चांदी 2,42,000 प्रति किलो के पार निकल गई। 31 दिसंबर 2024 में इसके भाव 85,851 रुपये प्रति किलो थे। इस तरह बीते एक साल में चांदी ने 167% का जबरदस्त रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। बीते एक सप्ताह में ही इसकी कीमत में 28,000 रुपये प्रति किलो तक का तेज इजाफा हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चांदी की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन आपूर्ति सीमित हो गई है। इस वजह से उसकी कीमतों में लगातार तेज उछाल दर्ज किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चांदी ने इतिहास रच दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पॉट सिल्वर पहली बार $75 प्रति औंस के पार चला गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक वैश्विक स्तर पर मजबूत मांग और सीमित आपूर्ति के चलते चांदी में यह उछाल देखने को मिल रहा है। यह माहौल अगले साल भी जारी रहता है तो चांदी $100 प्रति औंस का स्तर छू सकती है। इस लिहाज से भारतीय बाजार में चांदी के दाम में 3 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकते हैं। अनिश्चित वैश्विक माहौल में सोना स्थिरता का भरोसेमंद विकल्प बना रहा। सोने ने महज एक साल में करीब 78% का रिटर्न दिया। 31 दिसंबर 2024 को जहां सोना 78,950 प्रति 10 ग्राम था, वहीं अब यह 61,900 की उछाल लगाकर 1.40 लाख 1,40,000 पार निकल गया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि नए साल में सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $5,000 प्रति औंस के पार निकल सकता है। इससे भारतीय बाजार में इसके दाम 1,60,000 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच सकते हैं। बिहार इंटर मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 में वीक्षण कार्य के लिए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में कई स्कूलों की लापरवाही के कारण विलंब हो रहा है। जिले के 199 विद्यालयों ने अब तक परीक्षा के वीक्षण कार्य के लिए शिक्षकों की सूची जिला शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई है। इस संबंध में जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी स्कूलों से शिक्षकों की सूची मांगी थी, ताकि समय पर परीक्षा कार्य के लिए उनकी नियुक्ति की जा सके। इसके बावजूद कई स्कूलों ने अब तक सूची नहीं भेजी है। पटना जिले ने 23 प्रखंड में से 6 प्रखंडों ने स्कूल में यह लापरवाही सामने आई है। इनमें सबसे अधिक स्कूल बाढ़ प्रखंड के हैं। बाढ़ के 54 स्कूलों ने सूची उपलब्ध नहीं कराई, जबकि दानापुर और पटना सदर प्रखंड के क्रमशः 38 और 36 स्कूलों ने सूची नहीं भेजी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट CUT UG 2026 के उम्मीदवारों के लिए एडवाइजरी जारी की है। NTA के अनुसार CUT UG 2026 परीक्षा का आयोजन मई 2026 में किया जाएगा। परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही उम्मीदवार वेबसाइट CUET.NTA.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। NTA ने यह भी स्पष्ट किया है कि CUT UG 2026 की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान यदि किसी उम्मीदवार के आधार कार्ड और कक्षा 10वीं की मार्कशीट में नाम या अन्य विवरण मेल नहीं खाते हैं तो उन्हें आवेदन के समय विवरण सुधारने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इससे उम्मीदवारों को दस्तावेजों से जुड़ी त्रुटियों को ठीक करने में सुविधा मिलेगी। छात्र CUT UG 2026 से जुड़ी हर नई जानकारी और नोटिस के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in पर और CUET.nta.nic.in पर जाकर देखते रहें। CUT UG 2026 कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। इसमें अलग अलग सेक्शन होंगे। बिहार में लोगों को ठंड का टार्चर अभी तक और सहना पड़ेगा। पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार इस मौसम में सबसे ठंडा रहा। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से बड़ी चेतावनी जारी की गई है। बिहार के अधिकांश जिलों में अगले 5 दिनों तक घना और मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। साथ ही ठंडी हवा के कारण दिन में कनकनी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक नए साल के पहले दिन 1 जनवरी और दूसरे जनवरी के दिन को भी राज्य के अधिकतर जिलों के कुछ जगहों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। 1 जनवरी को पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, बांका, जमुई में लोगों को अधिक कनकनी महसूस होगी। साथ ही अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अनेक जगहों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक पटना, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, बेगूसराय, शेखपुरा, गया और जमुई में कोल्ड डे का अलर्ट किया गया है। जबकि पश्चिम और पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, शिवहर, सिवान, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सीतामढ़ी में घना कोहरा का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के नवादा जिले में सक्षमता परीक्षा के चौथे चरण में
पास करीब 132 शिक्षकों के अंगूठे का बायोमेट्रिक मिलान सोमवार 29 दिसंबर से किया गया। यह काम 30 दिसंबर तक चलेगा, यानी कल तक ये काम चला। डीपीओ स्थापना शिव कुमार ने बताया कि शहर के प्रोजेक्ट कन्या इंटर स्कूल में शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन लिया गया। जिले में चौथे चरण की सक्षमता परीक्षा में करीब 400 शिक्षक शामिल हुए थे, जिसमें 30% शिक्षकों ने सफलता पाई। हालांकि अभी तक जिला स्तर पर थंब इम्प्रेशन लेने के लिए स्थापना शाखा की ओर से शेड्यूल तय नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि 29 दिसंबर से बायोमेट्रिक मिलान की प्रक्रिया शुरू हुई और इस बार परीक्षा के पास शिक्षकों की संख्या करीब होने के कारण इस बार परीक्षा में पास शिक्षकों की संख्या कम होने के कारण बायोमेट्रिक्स मिलान का कार्यक्रम लंबा नहीं चला। गया जिला पिछले 10 दिनों से भीषण ठंड की चपेट में है। कोहरा, सर्द पछुआ व कनकनी से जनजीवन बेहद प्रभावित है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक बार फिर वर्ग 5 तक के सभी सरकारी, निजी विद्यालय, कोचिंग संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्रों को 31 दिसंबर तक बंद करा दिया है। डीएम शशांक शुभंकर ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत ठंड को लेकर शिक्षण संस्थानों को सोमवार से बंद कराया गया है। इन शिक्षण संस्थानों में वर्ग 5 तक सभी शैक्षणिक गतिविधियां अब 31 दिसंबर तक बंद रहेगी। वर्ग 6 और इससे ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच पर्याप्त सावधानी के साथ जारी रहेगी। गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के एलएलआर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर ने जीवित मरीज को मृत बताते हुए पुलिस को सूचना दे दी। स्वजन पहुंचे तो पता चला कि उनका मरीज जीवित है। मामला जानकारी में आने के पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर जूनियर डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और वार्ड आया को निलंबित कर दिया है। 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित करके पूरे मामले की रिपोर्ट 3 दिन में तलब की गई है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मेडिसिन विभाग के वार्ड नंबर 12 में एक सप्ताह पहले 2 लावारिस मरीज भर्ती किए गए थे। इसमें एक की उम्र 60 वर्ष थी और उसे बेड संख्या 43 में रखा गया था। दूसरा मरीज 45 वर्षीय विनोद बेड संख्या 42 में था। बाद में पता चला कि वह गोविंद नगर का रहने वाला है। दोनों का पेट से संबंधित बीमारी थी और उनका इलाज डॉक्टर ब्रिजेश कुमार की निगरानी में चल रहा था। शनिवार को बेड संख्या 43 में भर्ती वृद्ध की मौत हो गई। उसका नाम नहीं पता चल सका। जूनियर डॉक्टर हिमांशु मौर्य ने जो पुलिस इंफॉर्मेशन बनाई उसमें वृद्ध की जगह जीवित मरीज विनोद की मौत की थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि शनिवार सुबह 10 बजे के करीब लावारिस की मौत की सूचना मिली थी। शव लेने के लिए पुलिसकर्मी पहुंचे थे। बाद में पता चला कि वह जीवित है। मामला शासन तक पहुंचा तो जूनियर डॉक्टर हिमांशु मौर्य, नर्सिंग स्टाफ सनी सोनकर और वार्ड आया रहनुमा को निलंबित कर दिया गया है। डॉक्टर ब्रजेश कुमार की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है, जिन्होंने जूनियर डॉक्टर की बनाई गई रिपोर्ट बिना चेक किए ही जाने दी। प्राचार्य प्रोफेसर संजय काला ने बताया कि जूनियर डॉक्टर के पास मौजूद फाइलें आपस में मिल गई, जिससे यह गलतफहमी हुई। 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है, जिसमें जीएसबीएम की उप प्राचार्य प्रोफेसर ऋचा गिरी, एलएलआर अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक प्रो आरके और सीएमएस प्रोफेसर सौरभ अग्रवाल शामिल हैं। विद्यालय स्टाफ से अभद्रता और छात्राओं को बुरी नीयत से देखने के आरोपी कार्यवाहक प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया गया है। विद्यालय प्रबंधक समिति की बैठक में प्रधानाचार्य के विरुद्ध विभिन्न शिकायतों पर चर्चा की गई और निलंबित कर दिया गया। साथ ही प्रधानाचार्य की जांच के लिए 2 सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया गया। उधर DIOS के निर्देश पर 3 सदस्यीय अधिकारियों की जांच में प्रधानाचार्य को दोषी पाया गया। इस समिति ने भी प्रधानाचार्य जैसे पद से हटने की स्तुति की थी। मामला श्री सरस्वती इंटर कॉलेज अजीतगंज से जुड़ा है। कॉलेज के कार्यवाहक प्रधानाचार्य शैलेंद्र सिंह गौर के खिलाफ विद्यालय स्टाफ और छात्राओं के द्वारा कई बार शिकायतें की जाती रही। बीते 29 नवंबर को विद्यालय स्टाफ ने प्रधानाचार्य की शिकायत प्रबंधन समिति से की थी। इसी तरह 11 दिसंबर को कॉलेज के छात्राओं ने शिकायती पत्र देकर आरोप लगाए। स्टाफ द्वारा शिकायत की गई कि प्रधानाचार्य शैलेंद्र सिंह गौर द्वारा उनके साथ अभद्रता की जाती है, जबकि छात्राओं ने बुरी नीयत से अधिकारियों की समिति ने जांच में पाया था कि दोषी कार्यवाहक प्रधानाचार्य शैलेंद्र सिंह गौर के खिलाफ पूर्व में ही शिकायतें हुई है। पूर्व में छात्राओं द्वारा भी गलत तरीके से छूने आरोप लगाए गए। पूर्व में भी दुबे की ओर से DIOS के शिकायत की गई थी। कहा गया था कि प्रधानाचार्य का चरित्र ठीक नहीं है। उनकी 2 सेवा पंजिका बनी है। प्रथम सेवा पंजिका दीवान महाराज सी इंटर कॉलेज जखा उरई जालौन में तैनाती के दौरान बनी थी, जिसमें चरित्र संबंधी प्रतिकूल प्रविष्टियां दर्ज थी। DIOS ने 3 सदस्यीय समिति ने सितंबर माह में जांच कराई थी, जिसमें प्रधानाचार्य को शिकायत का दोषी पाया गया और प्रधानाचार्य जैसे महत्वपूर्ण पद से हटाने की संस्तुति की थी। दिल्ली सरकार ने शिक्षक भर्ती की परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मार्च में होने वाली शिक्षकों की परीक्षा पर रोक लगा दी है। मार्च में DSSB की यह परीक्षा 5346 पदों पर होनी थी, जिस पर सरकार ने रोक लगा दी है। परीक्षा पर रोक लगाने का आदेश दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिया है। दिल्ली सरकार DSSB परीक्षा की आयु सीमा बढ़ा सकती है। अभ्यर्थियों की मांग के बाद सरकार उम्र सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। सूद ने कहा कि परीक्षा की नई तिथि अब जारी की जाएगी, जब आयु सीमा में छूट उपलब्ध करवा दी जाएगी। बता दें कि TGT और PGT अध्यापकों की भर्तियां DSSB परीक्षा के माध्यम से
होनी है। अभ्यर्थी दिल्ली सरकार से टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों की परीक्षा में उम्र सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अभ्यर्थियों की मांग है कि पीजीटी के लिए उम्र सीमा 36 साल और टीजीटी के लिए 32 साल की पुरानी आयु सीमा की फिर से लागू की जाए। अभ्यर्थियों की तरफ से पीजीटी परीक्षा के लिए उम्र सीमा में 5 साल की छूट की मांग की जा रही है, जबकि दिल्ली में फिलहाल 30 साल उम्र वाले ही अभ्यर्थी डीएसएसबी परीक्षा दे सकते हैं। डीएसएसबी की परीक्षा में उम्र सीमा को लेकर जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक परीक्षा नहीं कराई जाएगी। जिन शिक्षकों के कंधों पर देश के भविष्य को गढ़ने की कमान है, वह अब स्कूल के आसपास लावारिस कुत्तों की पहचान करेंगे। जी हाँ, उत्तराखंड के तर्ज पर राजधानी यानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर लावारिस कुत्तों की गिनती करने का कार्य सौंपा गया है। यही नहीं, शिक्षा विभाग ने इसके लिए नोडल अधिकारी की तैनाती भी की है। शिक्षकों को शिक्षण संस्थान, स्कूल परिसर और आसपास घूम रहे लावारिस कुत्तों की गिनती की जिम्मेदारी निभानी होगी। साथ ही खेल परिसरों के पास भी आवारा कुत्तों के बारे में जानकारी देनी होगी। बिहार के नवादा जिले के प्रारंभिक, हाई व इंटर स्कूलों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा 31 दिसंबर तक देना होगा। उसके बाद ही उन्हें जनवरी का वेतन मिलेगा। जिन शिक्षकों को चल अचल की संपत्ति का ब्यौरा देना है, उनमें प्रधानाध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और नियोजित शिक्षक शामिल हैं। डीओ ने बताया कि शिक्षकों को अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरणी A4 साइज के सादे कागज में देने का निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस में शामिल सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेजुएटी नियमों को लेकर बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। नए दिशा निर्देश में मुख्य रूप से उन कर्मचारियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो एक सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद दोबारा सरकारी नौकरी में शामिल होते हैं। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने हाल ही में इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि किन हालतों में कर्मचारियों को दोबारा नौकरी के लिए अलग से ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी। यह कदम कर्मचारियों के बीच चल रहे उनके भ्रमों को दूर करने के लिए उठाया है, जो केंद्रीय सिविल सेवा संशोधन नियम 2025 को लेकर बने हुए थे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी कर्मचारी को नियम के विरुद्ध ग्रेजुएटी का दोहरा लाभ न मिल सके। साथ ही सैन्य कर्मियों के हितों की रक्षा हो सके, विभाग ने एनपीएस में शामिल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी सेवा को ग्रेजुएटी में जोड़ने की तारीख भी बताए हैं। अगर कोई अलग अलग ग्रेजुएटी लेता है, जैसे राज्य और केंद्र से, तो कुल राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि अगर पूरी सेवा एक जगह होती तो कितनी राशि मिलती। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से कर्मचारियों को ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन नुकसान भी नहीं होगा। साथ ही सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति योजना आसान हो जाएगी और अनावश्यक मुकदमे कम होंगे। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS की ओर से बीएड योग्यताधारी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए शुरू होने वाले ब्रिज कोर्स के लिए बिहार में मुजफ्फरपुर के जिले से सबसे अधिक आवेदन आए हैं। इस कोर्स के लिए मुजफ्फरपुर से अब तक 676 शिक्षकों ने आवेदन किया है। वहीं समस्तीपुर जिला दूसरे नंबर पर है, यहाँ से सर्वाधिक 434 आवेदन हुए हैं। पटना जिले इस कोर्स के लिए अब तक 370 शिक्षकों ने आवेदन किया है। मालूम हो कि ब्रिज कोर्स के लिए 24 नवंबर से आवेदन लिया जाना शुरू हुआ है। अब तक 7971 शिक्षकों ने आवेदन किया है। आवेदन 19 जनवरी तक ऑनलाइन लिया जाएगा। नेक्स्ट, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पदों के लिए होने वाली लिखित परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया है। सामान्य अध्ययन की परीक्षा 10 से 11 जनवरी 2026 को, जबकि वैकल्पिक विषय की परीक्षा 12 जनवरी और अनिवार्य विषय की परीक्षाएं 13, 15 और 16 जनवरी 2026 को आयोजित होनी थी। आयोग ने बताया कि परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया है। नेक्स्ट, आधार कार्ड बनवाने में जो नंबर दिया गया है उसी नंबर से अब मोबाइल अपडेट की सुविधा मिलेगी। अगर आधार में कुछ और नंबर और अपडेट किसी और नंबर से करवाने पर उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जिस नाम से सिम होगा उसी को अब आधार में अपडेट करने की सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने स्कूल मान्यता उपविधि में संशोधन किया है, जो नए शैक्षणिक सत्र यानी 2026-27 से मान्यता प्राप्त करने वाले स्कूलों पर लागू होगा। नए शैक्षणिक सत्र से संबद्धता के लिए विद्यालय बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC के भी आवेदन कर सकेंगे। अब तक स्कूलों को मान्यता प्राप्त करने के लिए राज्य शिक्षा विभाग से NOC प्राप्त करना अनिवार्य था, लेकिन अब स्कूल बिना शिक्षा विभाग से मान्यता के सीधे CBSE के सरस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। हालांकि पुरानी व्यवस्था भी इसके साथ जारी रहेगी। आवेदन प्राप्त होने के बाद CBSE बोर्ड स्वयं संबंधित राज्य के शिक्षा विभाग से संपर्क करेगा और आवश्यक स्वीकृति मांगेगा। विभाग को बोर्ड से पत्र प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर अपनी प्रतिक्रिया बोर्ड को देनी होगी। अगर बोर्ड को प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त हुआ तो बोर्ड एक रिमाइंडर लेटर विभाग को भेजेगा, जिस पर 15 दिनों के अंदर प्रतिक्रिया देनी होगी। अगर इसके बाद भी प्रतिक्रिया बोर्ड को नहीं मिलेगी तो बोर्ड द्वारा यह माना जाएगा कि विभाग को आपत्ति नहीं है। ऐसे में CBSE संबंधित स्कूल को मान्यता प्रदान करने के लिए स्वतंत्र होगा। नेक्स्ट, घने कोहरे और सर्द हवा से भीषण ठंड के मार झेल रहे बिहार के लोगों को 4 जनवरी तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए शीत दिवस और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। राज्य के अधिकतर जिलों में शीत दिवस जैसी स्थिति बनने को लेकर ऑरेंज अलर्ट और कई जिलों में 1 या 2 स्थानों पर घने कोहरे को येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। राज्य में 3 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव का आसार नहीं है। सर्द पछुआ हवा की रफ्तार बढ़ने से राज्य भर में
कपकपी वाली ठंड लोगों को परेशान कर रखा है। सोमवार को राज्य के अधिकतर इलाकों में 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछुआ हवा चली। उत्तर बिहार के ज्यादातर जिलों में कोहरा छाया रहा। फारबिसगंज और नालंदा शीत दिवस की चपेट में रहा। ज्यादातर शहरों के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। राज्य का न्यूनतम 8.4 से 13.5 और अधिकतम तापमान 13.5 से 17.7 डिग्री के बीच रहा। बिहार का सबसे कम तापमान 8.4 डिग्री फारबिसगंज में और सबसे अधिक तापमान 17.7 डिग्री विक्रमगंज में रिकॉर्ड किया गया। तो धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। धन्यवाद।